नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। तो चलिए आज सुनते हैं मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित कहानी खुशकिस्मत। हाथ में दवा का पत्ता थामे निश्चेष्ट नलिनी सोच रही थी उससे गलती कब हुई। अगर यह दवा ना खिलाई होती तो क्या नरेंद्र जीवित होता, या आखिरी क्षण अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर से लिया अपॉइंटमेंट रद्द करके वह उसे दूसरे हॉस्पिटल ना ले गई होती तो जीवित होता। वहीं के न्यूरोलॉजिस्ट ने दवा की मिकदार बढ़ाई थी ना। वह सलाह परिवार के परिचित डॉक्टर ने दी थी। उन्हीं के दवा खाने से फोन करके अपोलो का अपॉइंटमेंट रद्द करके दूसरे हॉस्पिटल फोन लगाया था। तुरंत समय मिल गया तो ले गई। परिचित डॉक्टर पर आस्था थी, इसलिए उनकी सलाह मानकर ना। नहीं, असल बात कुछ और थी। जानकर अनजान बनने का नाटक कब तक करेगी। असल वजह उसके भीतर कुंडली मारे बैठी दहशत ठीक कब, जो बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जाने से रोक देती थी। एक रिश्तेदार को देखने गई थी। एक बार तो दिमाग एकदम कोरा खाली हो गया था। दिखना सुनना बंद, जड़ जहां की तहां। एक दरिया दिल जवान की मदद से बाहर निकली, अस्त व्यस्त। बाहर आते ही आंखों के आगे अंधेरा छाया, ऐसा कि गिरते गिरते बची। गिरते गिरते हमेशा वह बच ही जाती थी। इस मामले में वाकई भाग्यशाली है। कभी हड्डी नहीं टूटी, किसी का सहारा लेकर उठना नहीं पड़ा, किसी ने लाद कर घर तक नहीं पहुंचाया। हाँ, एक बार गिरी थी बीच सड़क, दुपहिया स्कूटर से टकराकर। कसूर सवार का नहीं, उसी का था। बीच रास्ते ताजा लिखी कहानी का धांसू शीर्षक क्या सूझा। अहमक दोनों तरफ के तेज यातायात से बेखबर वहीं ठिठक गई। दाईं तरफ से आ रहे स्कूटर सवार ने काफी ज्यादा कोशिश की, पर इतनी जबरदस्त बेवकूफी से टक्कर लिए बगैर न रह पाया। चपेट में आ वह दूर जा गिरी। नौजवान दिल्ली में नया होगा, जो रिवायत के खिलाफ रफू चक्कर होने के बजाय रुककर पूछने लगा, आप ठीक तो है ना। बेतरह शर्मसार वह तीर की तरह उठी। जोरदार आवाज में ठीक होने के साथ गलती 16 आने स्कूटर सवार की नहीं, अपनी होने की तस्दीक की। तमाशबीनों की भीड़ छंट गई। किसी तरह लंगड़ाने पर काबू रख वह सामने कॉटेज एम्पोरियम में घुस गई। सोफे पर ढेर हो दरख्वास्त की कि तिपहिया मंगवा दें। सड़क पर फिसलकर खासी चोट आई है। उन्होंने मंगवा दिया। रास्ते में एक्सरे करवा, घुटने में बल आने की जानकारी ले, पट्टी बंधवा घर पहुंची। सही अर्थ में उसे गिरना नहीं माना जा सकता था। आखिर गिरना उठना उसकी अपनी रचना थी। कहें कि वह वास्तविकता नहीं, कहानी थी। तब की बात और थी। तब उसे खुश होने से डर नहीं लगता था। खूब मजे लेकर छोटे बेटे प्रशांत को घुटने में तरेड़ आने का किस्सा सुनाया था। उसने अपने खास अंदाज में आंख मारकर कहा था, भाइयों, हमारी माँ एकदम अलग किस्म की पागल है। बड़ा बेटा सुशांत तब अमेरिका में नौकरी कर रहा था। वह भी कम बिंदास नहीं था, पर प्रशांत और नलिनी कुछ अलग किस्म के दीवाने थे और एक दूसरे के राजदान दोस्त। तब की बात और थी। तब प्रशांत था, पर उसके जाने के बाद भी नलिनी कभी ऐसे नहीं गिरी कि उठ ना पाए। नरेंद्र उतना भाग्यशाली नहीं रहा। वह गिरा तो सड़क पर मुंह के बल और होश गंवाकर। चेहरे पर कई जगह चोट से खून बहा। 4 जन उठाकर घर लाए। गनीमत कि किसी घर के ठीक सामने गिरा, शायद बाहर निकलते ही। घर में काम करने वाली वीना से एक अजनबी ने आकर कहा, एक गिलास पानी ले आओ, सड़क पर कोई बुजुर्ग गिरा पड़ा है। गई तो पहचाना,
यह तो अपने साहब के पिताजी हैं। हाँ, वह दिल्ली में अपने घर के नहीं, पुणे में सुशांत के घर के बाहर सड़क पर गिरा था। वे दोनों 20 दिन के लिए वहां गए हुए थे। पहले नरेंद्र नहीं जाता था, वह अकेली ही जाया करती थी, हर साल महीनों के लिए। वह किसी से कहती, मेरी बहू अभिलाषा सुशांत की पत्नी बिल्कुल बेटी की तरह है। कोई कहता आपकी साड़ी बड़ी सुंदर है, वह चट से कहती अभिलाषा ने भेजी है। हथकरघे की नुमाइश में जाती है तो मेरे लिए साड़ी, दुपट्टा या कुर्ता खरीद लेती है। मैं खुद अपने लिए खरीदारी नहीं करती, वही करती है। आप तो जानते हैं आजकल लड़कियां कितनी खरीदारी करती हैं। शगल मानिए, वह भी तरंग में आकर कभी साड़ी खरीद लेती है, कभी सूट या नए ढंग का कॉस्मेटिक। बाद में लगा उस पर फबा नहीं तो बदलने के बजाय मुझसे कहती है आप पर जचेगा, आप ले लीजिए। बस अपने लिए खरीदने से मेरी छुट्टी। बखान सुनकर एक पड़ोसी ने हंसकर कहा था, साफ कहिए ना, अपनी पुरानी चीजें आपको पकड़ा देती है। आप भी ना फेंके जा रही हैं। बिल्कुल नहीं, एक से एक बढ़िया चीज होती है। ना जचे तो साफ कह देती हूं मैं, नहीं चाहिए। फिर मुक्त भाव से जोड़ा था, वह सोचती है मैं अब भी जवान हूं। कभी पैंट और टॉप भेज देती है, कभी कभार सफर में पहन लेती हूँ। खुशकिस्मत हो, दूसरी ने होंठ चबाकर कहा तो वह पसीना पसीना हो गई थी। 18 बरस बीत गए, कोई खुशकिस्मत कह दे तो बुरी तरह घबरा जाती है। जब से पत्नी सहित प्रशांत दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वह बेहद अंधविश्वासी हो गई। पहले नहीं थी, धड़ल्ले से कहती थी मैं कर्मकांड में विश्वास नहीं करती। शादी में भी नेग और टोटकों को तरजीह नहीं दी थी। दहेज, टीका, मिलनी, इन सब से परहेज रखा था। नाते रिश्तेदार नाराज हुए तो अपनी तरफ से साड़ी वगैरह देकर मना लिया था। पर कुछ ही महीने बाद जब वह हादसा हुआ और एक प्रख्यात लेखिका ने कहा बेटी की शादी में इतना खुश नहीं होना चाहिए था, तभी तो ऐसा हुआ ना, तो मन की दारुण रिक्ति में जो रंच मात्र आत्मविश्वास बचा था वह भी चूक गया। वह खुश होने से डरने लगी। अगले 5-6 साल बहुत बुरे गुजरे। सुशांत अमेरिका से लौटकर पुणे में बस गया। 2 साल तक भाई की मृत्यु से उबर नहीं पाया, बीमारी से घिरा रहा। नलिनी नरेंद्र को दिल्ली छोड़कर महीनों उसके पास रहती। लोग कहते भाग्यशाली हो कि पति तुम्हें इतने लंबे अरसे के लिए जाने देते हैं। वह डर जाती, कहती ना ना, दुर्भाग्य कहो। बीमार बेटे बहू की देखभाल करने जाती हूँ। नरेंद्र इतने दिन के लिए काम नहीं छोड़ सकते ना। मन का चोर उससे आगे कुछ ना बोलने देता। वजह जो होती वह तय था कि बेटे के पास रहना सुकून देता था। ज्यादा खुशी नहीं, हालात उस लायक नहीं थे, पर फिर भी दिल्ली में हर दम हर पल ना होने का जो एहसास घेरे रहता था वह कम हो जाता था। कोई कहता आपकी बहू बहुत अच्छी है जो आपको बुलाती है, वरना आजकल की लड़कियां नहीं चाहती कि पति की मां पास रहे, भले ही तीमारदारी करने के लिए। वह सच्चे पर डरे मन से कहती, 16 आने सच। वह यकीन करती थी इस मामले में वह खुशकिस्मत थी, पर कहने से डरती थी। 5 साल बाद जब पोती हुई और 7 साल बाद पोता, तो अपनी घबराहट पर इतना काबू उसने पा लिया कि जब तब कहने लगी, मैं हर जुलाई में 1-2 महीने के लिए पुणे चली जाती हूँ। क्या मौसम है शहर का, न सर्दी न गर्मी, सुहाना समा और खुला और छोर। कोई होंठ टेढ़े करके कहता, खुशकिस्मत हो जो आव भगत करने वाली बहू पाई है। तो पसलियों से बाहर निकलने को तैयार दिल को हाथों से दबा खुद को करारी डांट पिलाकर कहती, हाँ
इस बात में तो मेरी किस्मत अच्छी है। फिर मन ही मन भगवान से माफी मांग लेती। मैं खुश नहीं हूं भगवान, बस आपकी इस करुणा के लिए आभारी हूं। धीरे धीरे नलिनी और नरेंद्र की उम्र बढ़ने लगी। 18 बरस, आखिर 18 बरस होते हैं। अब नरेंद्र 70 को होने को आया है। काम रहा नहीं। असल में प्रशांत के जाने के 10 साल के भीतर भीतर उसका बिजनेस ठप हो गया था। वह करीब करीब कंगाल हो गया। असल कंगाल तो दोनों पहले ही हो गए थे। 10 एक साल में रुपए पैसे से भी हो गए। काफी दिन कारगर काम न होने पर बिगड़े कामों की मार्फत चढ़े कर्ज को उतारने की जद्दोजहद में नरेंद्र उसके साथ पुणे नहीं गए। वह अकेली जाती रही। कह देती नरेंद्र काम छोड़कर आने को राजी ही नहीं है, लेकिन झूठ कितने दिन चलता। इस बरस नरेंद्र को साथ ले पुणे पहुंची। अब तक सब जान गए थे नरेंद्र के पास काम तो छोड़िए रुपया पैसा तक नहीं था। तो क्या, नरेंद्र कहता, जिसका काबिल बेटा अच्छा कमा रहा हो उसे कंगाल कैसे कह सकते हो आप। उसका मानना था बेटे को बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए। रिवायत है, हमारी परंपरा है। नरेंद्र ने भी की थी अपने पिता की देखभाल। नरेंद्र बेवकूफ था या अपने पिता की तरह आत्म केंद्रित और स्वार्थी। कारोबारी नकारापन के बोझ को बच्चों पर लादने को क्या कहेंगे। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आखिर अब नरेंद्र इस दुनिया में नहीं है, और नरेंद्र नहीं है नलिनी की गलती की वजह से नहीं है। गलती की शुरुआत कब हुई? उसे पुणे ना ले गई होती तो क्या वह आज जीवित होता? वैसे कंगाल होने में सारी गलती नरेंद्र की नहीं थी। कुछ हाथ हालात का भी था। नलिनी तो दुकानदार नहीं, लेखिका थी, पर हालात ने उसे वह तजर्बा भी करवा दिया था जिससे नरेंद्र रोज वाबस्ता होता था। प्रशांत के जाने के कुछ महीनों के बाद एक फिल्मकार उसके पास पैसा मांगने आई थी। एक मशहूर लेखिका ने भेजा था, बेटा बहू गुजर गए, जिम्मेवारी नहीं रही आपके पास कोई, आपको पैसा दे सकती है वो। पता नहीं वाकई कहा था या फिल्मकार ने अपना तर्क उस पर थोपा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मशहूर लेखक समझदारी की बातें करते थे। बस नलिनी के दायरे में थे सिर्फ लेखक। नरेंद्र का पाला अन्य जनों से भी पड़ता था, जिनमें से बहुतों ने प्रख्यात लेखिका फिल्मकार का तर्क अपनाया था। जब तब दोस्त परिचित कारोबारी प्रस्ताव के साथ आपके बेटे समान अपने बेटे भतीजे दामाद उनके पास भेज देते। व्यापार बुद्धि में नाकारा और चालबाजी का मारा नरेंद्र नई रीत के उनके उद्यमों में पैसा डुबा देता। अंग्रेजी या मूल फ्रांसीसी में इसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। हिंदी में उद्यम करता। वह उसे समझाता। उसके पिता भी यही कहा करते थे, पर कामयाब हो तभी दुकानदार उद्यम करता कहलाता है। नाकाम हो कुंदजेहन, जुआरी या हद से हद बदकिस्मत। नरेंद्र वह सब था, बस कामयाब नहीं था। बेटे समान नौजवानों के कारोबार में लगा पैसा डूब जाता, या कम पड़ जाता तो कर्ज लेकर कभी पूरी कर लेता। कर्ज उतारने का वक्त आता तो दूसरी जगह से कर्ज ले लेता और पहला बांट देता। कभी दूसरे कर्ज को तीसरे से उतारता, कभी माहवार किस्त दे बनाए या बढ़ाए रखता। कर्ज देने वालों की कमी न थी। प्रशांत के जाने के बाद उदारीकरण का युग आ गया था। अब महाजन पुराने जमाने का खलनायक नहीं रहा था, उदारता का प्रतीक बन गया था, विकास का संवाहक। नामी गिरामी बैंक घर आकर भलमानस से कर्ज दे देते थे। बार बार देते थे, तब तक देते थे जब तक उसका कद इतना राक्षसी ना हो जाए कि उसकी भूख मिटाने को आप
भल मानस से सब कुछ बेचकर कंगाल हो जाएं। बड़े सलीके से खरामा खरामा नरेंद्र व्यापारी से कर्जदार और कर्जदार से कंगाल बन गया। उस औपन्यासिक यथार्थ का ब्यौरा देने का औचित्य नहीं है। नलिनी उसकी बारीकियां कभी जान ही ना पाई, जानने की कोशिश भी नहीं की। कभी कभी नलिनी के नाम से भी कर्ज लिया जाता था। सरसरी तौर पर वह वजह पूछती तो नरेंद्र दो बातें कह देता। एक, बिजनेस चलता ही कर्ज से है। दो, वह मोड़ आने ही वाला है जिसे काट बिजनेस वक्ती नुकसान की डगर छोड़ जबरदस्त मुनाफे के मुकाम पर पहुंचेगा। नली ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या नरेंद्र की मौत की जिम्मेदार वह तभी होनी शुरू हो गई थी जब उसने ध्यान नहीं दिया था? बस कराह कर कहा था, पर किसके लिए? मुनाफा, पैसा, सब किसके लिए? उन दिनों पैसों की तंगी नहीं थी, पैसे की जरूरत भी नहीं थी। ना वह कोई त्योहार मनाती, ना कहीं आती जाती, ना मेहमानों की न्योतनी, ना बढ़िया खाती, ना खिलाती। उन्हीं त्योहारों पर जिन्हें वह ना मनाती थी, जिन्हें आगमन की आहट में प्रशांत की दूर होती पदचाप सुनाई देती थी, रफ्ता रफ्ता उसने अपने जेवर अभिलाषा को दे दिए थे। रंगीन साड़ियां सूट काम वालियों को और बढ़िया रंगीन साड़ियां भांजियों को। बेटी कोई थी नहीं, बरसों त्योहार नहीं मनाए थे, दिवाली भी नहीं। पोता पोती हुए तो मन हुआ कम से कम दिवाली मना ले, पर तब तक सब मान चुके थे कि वह नहीं मनाएगी। दिवाली पर सुशांत नए घर में गया तो 2 दिन पहले वह दिल्ली लौट आई थी। गई थी क्योंकि बेटा बीमार था, लौट गई क्योंकि निरोग हो चुका था। पर क्या उससे गलती वहीं शुरू हो गई थी जब उसने कहा नहीं था कि वह उनके साथ नए घर में दिवाली मनाना चाहती है, जब उसने खुद को नेगेटिव करार होने दिया था। नेगेटिव अभिलाषा का प्रिय शब्द था। शुरू में पैसे की जरूरत सिर्फ बस दवा दारू बस के लिए ही थी, वह भी कभी कभार। ज्यादा करके वह डॉक्टर के पास जाती ही नहीं थी। आंख का रेटिना चिर गया तो तेज दर्द के बावजूद 6 महीने तक डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर एक सहेली घसीट कर ले गई तो डॉक्टर श्रॉफ ने पूछ ही लिया, आखिर दर्द सहने की आपकी हद क्या है? कराह कर उसने कहा, मैं औरत हूं, मैंने बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन उससे आगे कुछ कह ना पाई। डॉक्टर को उसमें दकियानूसी दिखी या औरत होने का फक्र, तो उसने भी एनेस्थीसिया दिए बिना नश्तर लगा दिया। दर्द बढ़ा, राहत मिली और सब चूक गया। उसने जानने की कोशिश ही नहीं की नरेंद्र को उतने पैसों की जरूरत थी या जुए की मानिंद बिजनेस लत बन चुका था। काफी पैसे की जरूरत थी, इतना वह जानती थी। नरेंद्र ने बेटे की याद में एक खैराती दवाखाना खोला था जो उसके कंगाल होने तक यानी 10 बरस तक चला। बंजर खारी जमीन पर दरख्त उगाकर दवाखाने को हरियाली बख्शने की कोशिश भी उद्यम में शामिल थी। जमीन इस कदर ऊसर थी कि कोशिश काफी से ज्यादा पैसा मांगती थी। जुआरी साथियों ने जमकर हौसला अफजाई की और कोशिश के लिए कर्ज लेने के नए नए रास्ते सुझाए। जो पैसा मिलता कुछ दरख्त उगाने में, कुछ दवा बांटने में, बाकी बेटे समान नौजवानों के एंटरप्रेन्योर बनने का सपना पूरा करने में लग जाता। उदारीकरण का कमाल था कि खैरात भी कर्ज से चलती थी। सब उदार थे, देनदार, सरकार, कानूनी, संघी, साथी, सभी। इसे क्या कहें कि उस जुए में उसका पासा सही पड़ा और नरेंद्र का गलत। और जो हो, नरेंद्र बेवकूफ जरूर था जो याद ना रख सका कि बुढ़ापा तभी इज्जत से कटता है जब दो चीजें पास हों, पैसा और सेहत। 65 की उम्र तक पहुंचते
वह दोनों गंवा चुका था। अब 70 का होकर पथरीली कंकरीली सड़क पर मुंह के बल गिर कुछ पल बेहोश रहने के बाद कुर्सी पर फिका पूछ रहा था, क्या मैं गिर गया था? नलिनी भीतर घुसी तो यही मंजर देखा। जरा देर पहले उम्र दराज बंदे की तरह टहलने निकली थी। नरेंद्र को साथ चलने के लिए कहा था, पर उसने मना कर दिया था। वीना थी ही घर पर, काबिल लड़की थी। कुर्सी पर फिके नरेंद्र के चेहरे के जख्म डेटॉल से साफ कर रही थी। सुशांत को मोबाइल पर इत्तला दे दी थी। क्षण भर हतप्रत रहकर नलिनी अपने सामान से लाइसिल क्रीम निकाल लाई और जख्मों पर लगा दी। खून रुक गया। कितनी खुश किस्मत थी वह कि कुछ दिन पहले गहरी चोट आने पर डॉक्टर ने वह दी थी। वह गिरी नहीं थी, हाँ, दूसरी मंजिल से गमला उस पर गिर गया था। क्रीम साथ ले आई थी कि बच्चों के लिए छोड़ जाएगी, उन्हें तो चोट लगती ही रहती है। कमाल क्रीम थी, लड़ाई के मैदान के जख्मों तक पर लगाई जाती थी, बशर्ते जख्म बेरहमी से साफ कर लिया जाए, जो वीना कर रही थी। नलिनी को जो डरा रहा था वह था नरेंद्र का बार बार पूछना, क्या मैं गिर गया था? हाँ, सड़क पर, वीना ने कहा तो बोला, लेकिन मैं बाहर तो गया ही नहीं। बेख्याली में निकले थे क्या? घबरा कर नलिनी बोली तो वीना ने बतलाया, नहीं, बाकायदा उससे कहकर गए थे, घूम कर आता हूँ। 5 मिनट नहीं हुए कि एक आदमी आकर बोला, कोई गिरा पड़ा है, पानी ला दो, तो लेकर गई। नलिनी के जाने के बाद सोचा होगा घूम आए। बाहर निकलते ही गिर गया, पर याद क्यों नहीं आ रहा? गिरना याद नहीं, बाहर जाना तक याद नहीं। तभी सुशांत आ गया। आइए, बिस्तर पर लेटिए, उसने कहा, पर नरेंद्र उठ ना पाया। सहारा देकर उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठ पाया। पोती इशिता को साथ लिए अभिलाषा आ पहुंची। उसे फोन नहीं किया गया था। इशिता की गिटार की क्लास बीच में छोड़कर वह नहीं आया करती। इशिता नरेंद्र की तरफ दौड़ी तो अभिलाषा ने डांट कर कहा, तुम ऊपर जाओ, तो वह चली गई। क्यों? वह 13 वर्ष की है, इतनी नन्ही नहीं है कि जरा सा जख्म ना देख पाए। नलिनी को उड़ता सा ख्याल आया। तब तक वह पूरी तरह नेगेटिव हो चुकी थी। उसे याद आ गया, 3 साल पहले भी नरेंद्र अपने दोस्त के बेटे नवीन के आंगन में गिर गया था और उसे याद नहीं था कि वह गिर गया था। नवीन ने फौरन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखलाया था, पर चश्मदीद गवाह ना होने पर 100% निदान नहीं हो पाया था। ईसीजी में विकार ना होने पर भी जासूसी उपन्यासों के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बिना पर संयोग को तर्क मान मिर्गी की दवा दे दी गई थी। पिछले साल मिकदार घटाई गई थी। क्या यह भी मिर्गी का दौरा ही था? पर पिछली बार उठने में दिक्कत नहीं हुई थी, सिर पर चोट भी नहीं आई थी। तब क्या यह स्ट्रोक है या कुछ और? अस्पताल ले जाना चाहिए ना। वह सुशांत की बजाय अभिलाषा की तरफ मुड़ी। रोग की समझ उसे ज्यादा थी। अभिलाषा ने कहा, आज इतवार है, पर इमरजेंसी में तो जा सकते हैं ना? चल सकेंगे। एक बार खींचा खींची हुई, पर नरेंद्र को उठाया ना जा सका। नलिनी फुसफुसाई, एम्बुलेंस बुला लेते हैं। पिछली बार भी इतवार था, पर नवीन के पास जीप और 2 दरबान थे। वे उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे। यहाँ एम्बुलेंस की दरकार होगी, होती तो होगी ही। फोर्टिस, उसे हॉस्पिटल का नाम याद आ गया। कई बार अभिलाषा को वहां के डॉक्टर से फोन पर मशवरा करते सुना था। जरूरत है भी, मिर्गी का दौरा होगा। कल आप दिल्ली जा ही रही हैं ना, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। कल दिल्ली लौटना है, नलिनी को याद ही नहीं रहा था। पर इस हालत में कैसे जाएंगे? स्थगित करना पड़ेगा ना, बाद में सोचेंगे। अभिलाषा बोली,
जान पहचान के डॉक्टर से फोन पर पूछ ले। वह है ना डॉक्टर सुरेश? हाँ हाँ, फोन करके देख लीजिए। पर मैं तो उन्हें जानती ही नहीं, मुझसे बात करेंगे वह? कराह कर वह सुशांत की तरफ घूम गई। देखा, और वह और वीना गिरते पड़ते नरेंद्र को घसीटकर बिस्तर पर लिटाने में सफल हो गए थे। चलो, उतना तो हुआ। तभी पोता शुभांशु आ गया। दौड़कर दादा के पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ दादा? दादी, दादा को क्या हुआ? शुभू, देख, मैं गिर गया। क्या बहुत चोट लगी है? शुक्र है, नरेंद्र शुभू को पहचान गया। नलिनी की आंखें भीग गई। परवाह नहीं, मुझे तो लगती रहती है। मम्मी डॉक्टर के पास ले जाएंगी, अभी ठीक हो जाएगा, शुभू बोला। डूबती नलिनी तिनके की तरह उसे थामकर बोली, शुभू, कुछ और बात करो दादा से। पूछो, कल कहाँ गए थे हम लोग? तभी अभिलाषा बीच में बोली, शुभू, तुम जाओ, जाकर अपना होमवर्क करो। वह तो 2 दिन के बाद देना है ना। लेकिन टाइम तो लगेगा ना करने में। तुम चलो, मैं आती हूँ तुम्हारा होमवर्क खत्म करवाने के लिए। पर दादा, नरेंद्र ने कहा, मुझे बाथरूम जाना है। मैं ले चलता हूँ दादा आपको, मैं नाना को भी लेके जाता था। अभिलाषा फिर बोली, शुभू तुम जाओ, पापा है ना। शुभू चला गया। सुशांत खींच खांच कर नरेंद्र को बाथरूम ले गया। वह बार बार दाएं रुख लुढ़क जाता, पर गिरा नहीं। सुशांत ने संभाल लिया। वापस बिस्तर पर धम से गिरा तो नलिनी ने पास जाकर पूछा, तुम्हें याद है कल हम कहाँ गए थे? हाँ, उसने रुक रुक कर कहा। शुभू के स्कूल गए थे? क्यों गए थे? शायद मेडल मिला था शुभू को। वाह, तुम्हें तो सब याद है। मैं गिरा कहाँ? मैं क्यों गिरा? मैं बाहर गया, चेहरे पर घाव क्यों है? वह कुछ कहती कि सुना, सुशांत फोन पर डॉक्टर सुरेश से बात कर रहा है। वह बीच में ही बोल पड़ी, कहो इमरजेंसी में लाना है, कैट स्कैन होना है। पिछली दफा हुआ था। फोन कट गया। डॉक्टर कह रहे हैं बेहोश नहीं है। बात कर रहे हैं तो कल सुबह ले आना, देख लेंगे। पर तब तक रात में कुछ हो गया तो? सिर की चोट है। मैं सोऊंगा ना उनके पास, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। उसके स्वर की सरसता ने उसे शाश्वत किया, उसे आश्वत किया। तभी सुना, आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? अभिलाषा लौट आई थी। कल दिल्ली कैसे जाएंगे? टिकट बदलवाना पड़ेगा। कितने पैसे का लग जाएंगे? नलिनी ने कहा। फ्लाइट 4 बजे की है, डॉक्टर सुबह देख लेगा। सुशांत, उनसे कहना पापा ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। मैं अपने पापा को ले जाती थी तो यही कहती थी। पर यह तो चल भी नहीं सकते, कैसे जाएंगे? नलिनी का मतलब था वह कैसे संभालेगी। व्हील चेयर ले लेंगे, सुशांत एयरपोर्ट तक पहुंचा कर आ जाएगा, 1 दिन की छुट्टी ले लेगा। नलिनी नरेंद्र से भी ज्यादा गुमसुम हो रही थी। डॉक्टर ने देखा, बार बार पूछा, नाक कान से खून तो नहीं आया? ना कहने पर पर्ची पर लिखा, यात्रा में दवा बदलना ठीक नहीं है, मरीज हवाई जहाज से सफर कर सकता है। घर पहुंच अपने डॉक्टर से सलाह लेकर फौरन सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाएं, तभी सभी निदान हो पाएगा। देखा, आप नाहक नेगेटिव सोच रही थी मम्मा। डॉक्टर ने दिल्ली जाने की इजाजत दे दी है ना? हाँ अभिलाषा, दे दी है। सामान बांध रही थी कि देखा, नरेंद्र का रुमाल खून से तरबतर है, नाक से खून आ रहा है। सुशांत एक बार की घबरा कर पुकारा, पर अभिलाषा के जवाब ने चुप करवा दिया। नक्सीर फूट गई, बच्चों की फूटती ही रहती है। नलिनी ने अपने को काट कर लिया। नहीं कहा, नरेंद्र बच्चा नहीं है, उसके सिर पर चोट आई है। और डॉक्टर भी तो इसी बात को लेकर परेशान था। प्रशांत को याद किया, फिर उसका कहा जुमला याद आ गया, भाइयों, हमारी माँ एक अलग ही किस्म की पागल है। और उसने पागलपन की बैसाखी को थाम लिया, तब भी थामे रखा,
जब नरेंद्र ने रास्ते में कहा, मेरी पसलियां टूट गई हैं, छाती में बहुत दर्द है, हंसकर कहा, पसलियां तो टूटती ही रहती हैं, पहले भी टूटी थी ना एक बार, याद है? याद है फर्स्ट एड क्लास में क्या सिखाया था? बेहोश को कृत्रिम सांस देते हुए तड़ाक की आवाज आए तो समझो पसली टूट गई। परवाह मत करो, सांस देते रहो, पसली टूटने से खास नुकसान नहीं होता है। व्हील चेयर ले ली गई। पुणे ही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी व्हील चेयर चालक का बर्ताव उदार नहीं, स्निग्ध था। इतना कि काठ बने रहना मुश्किल हो गया। नरेंद्र की जेब से चश्मे का डिब्बा गिर गया तो लाख मना करने पर ढूंढ कर ही माना। बोला, बीमार की कोई भी चीज खोनी नहीं चाहिए। वे इतने भले ना होते तो वह काठ ही बनी रहती। हॉस्पिटल जाने के भय को दोबारा हावी ना होने देती। पर कब तक? आखिर दर्द सहने की उसकी हद क्या थी? परिचित डॉक्टर ने कहा, 3 पसलियां टूट गई थी, जुड़ जाएंगी, गोलियां खाने से दर्द भी कम हो जाएगा। लेकिन असल मसले दूसरे थे। किस न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं? निदान क्या होगा? क्या क्या टेस्ट करवाने होंगे? हाँ, पैसे की दिक्कत नहीं थी। चलते वक्त सुशांत ने दे दिए थे। इनकार करने लायक हालत नहीं थी। उसके अलावा मदद की जरूरत नहीं थी। उतनी कम ज़हन या कमजोर वह नहीं थी। बेटे बहू की बीमारियों से अकेले निपट चुकी थी। वैसे मदद कोई भी नहीं दे रहा था। हाँ, सलाह सब। परिचित डॉक्टर पहला आदमी था जिसने यकीन के साथ पक्की राय दी थी। तभी अपोलो हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट रद्द करके उसके सुझाए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने टेस्ट करवाने से पहले पूछा, पुणे तो काफी बड़ा शहर है, तुरंत हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई? नलिनी ने कह दिया कि वे यात्रा पर थे, वहां किसी को जानते ना थे। इमरजेंसी में कहा गया, मरीज घर जाना चाहे तो जरूर जाए। स्वस्थ होने में मरीज की मर्जी मायने रखती है, इसलिए लौट आए आपके पास। डॉक्टर ने बेशुमार टेस्ट करवाए, पर उसने पहले कहा, स्पष्ट कर दूं, मैं फोन पर बात नहीं करता। ऐसा ना हो कि आप फोन करके मुझे तंग करें। फोन पर बात करके क्या हुआ था? एक बार फिर प्रशांत का जुमला याद करके अनुभवी नलिनी ने हंसकर कहा, इमरजेंसी हुई तो अस्पताल आ जाएंगे, फोन से क्या होगा? ना जाने कितने टेस्ट हुए, सबका मुआयना करके डॉक्टर ने राय दी थी नरेंद्र को मिर्गी के दौरे नहीं पड़े थे। तब क्या हुआ था और अब क्या हुआ है, ठीक कहा नहीं जा सकता। टेस्ट तुरंत नहीं हुए। मुझे कुछ कहना है, सहसा नरेंद्र बोल पड़ा। दिल्ली के रास्ते में दर्द की शिकायत करने के बाद 3 दिन से वह चुप था। टेस्ट के दौरान, डॉक्टर की तफ्तीश के दौरान हर सवाल का जवाब नलिनी ने ही दिया था। कहिए। घड़ी पर नजर डालकर डॉक्टर ने बेरुखी से कहा, दोनों बार जब मुझे फिट पड़ा। फिट? आपको कैसे पता वह फिट था? डॉक्टर उपहास में हंस पड़ा। डॉक्टर ने कहा था दवा देते हुए, बतलाया तो था आपको। तिल मिलाकर नलिनी ने बाधा दी। पर नरेंद्र सिसक सिसक कर कह रहा था, दोनों बार जब मैं गिरा, मेरा बेटा 18 साल पहले वह। डॉक्टर समझ ही नहीं पाया, आप क्या बोल रहे हो? नलिनी को फिर काट होना पड़ा। सपाट स्वर में कहा, हमारा बेटा मर गया था 18 साल पहले। बीमार सुशांत के साथ डॉक्टरों के पास जाने पर कई बार पहले कह चुकी थी। तो मैं उसके बारे में सोच रहा था गिरने से पहले। और नरेंद्र जोर जोर से रो दिया। परेशान डॉक्टर बार बार घड़ी देखने लगा। फिर बोला, यह वजह हो सकती है मिर्गी के दौरे की। ऐसा करते हैं, दवा की डोज बढ़ा देते हैं। जल्दी से नुस्खा घसीटा और नलिनी को पकड़ा दिया। पर आप तो कह रहे थे मिर्गी नहीं है। हो भी सकती है। एब्जॉर्प्शन टेस्ट ने खून में दवा नाकाफी दिखलाई है। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं।
आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। डॉक्टर मैं हूं, आप नहीं। आप जाएं, दूसरा मरीज इंतजार कर रहा है। 15 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। प्लीज जाइए। डॉक्टर के शब्द कोड़े की तरह बजे। उसने देखा नरेंद्र कमरे में नहीं है, तो वह भी बाहर निकल आई। दवा ने अपना जलवा दिखलाया। 5 दिन बाद दिवाली की देर रात एक झंझावात आया। नरेंद्र के जिस्म को गिरफ्त में लेकर यूं झिझोड़ा ज्यों धुली चादर फटक फटक कर निचोड़ रहा हो। उस रात एम्बुलेंस मिलना नामुमकिन था। पटाखों के शोर और बिजली के बल्बों की बेलिहाज रोशनी से पगलाई दिवाली की अमावसी रात की बेरुखी के सामने इतवार की रात की कुछ बिसात ना थी। निचड़ी चादर सा नरेंद्र बिस्तर पर गिरा, तब भी चक्रवात थमा नहीं। उसी ठौर घुमड़ता रहा, उसे मथता कूटता रहा। अवाक नलिनी टोहती रही, अब थमे, अब थमे। बिला मोहलत पटाखे फूटते रहे, रोशनी कूदती रही। रात बाकी रही, त्योहार बना रहा। जैसे आया था झंझावात, अकस्मात थम गया और पीछे छोड़ गया नरेंद्र की देह, निश्चेष्ट, निश्चल, निर्जीव। लोग आए, रिवायती रोना धोना हुआ। फिर सभी ने दिलासा देते हुए कहा, खुशकिस्मत था नरेंद्र, पहले स्ट्रोक में भगवान को प्यारा हो गया। लकवे की बीमारी भुगतने से बच गया। इधर दवा का पत्ता हाथ में थामे निश्चेष्ट नलिनी सोच रही थी, क्या कभी कोई गलती हुई भी थी या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।